हेलो साथियों, हम लोग अब पॉलिटी की रिवीजन करने जा रहे हैं। हम लोग पढ़ो कहीं से, रिवीजन करो जीएस क्रांति विद विशाल के साथ। चलो शुरू करते हैं। पहला पॉलिटी में सबसे पहले शुरू करेंगे संविधान का निर्माण। इसमें हम उसी तथ्यों को जहाँ से क्वेश्चन बनने की इंपॉर्टेंस रहेंगी वहाँ पर हम डिस्कस करते हुए, ताकि ऐन वक्त पे पेपर के समय बहुत जल्दी से जल्दी हमारे सारा रिवीजन हो जाए। रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द क्रैक इन एग्जाम, दैट्स इट। चलो शुरू करते हैं। संविधान सभा की जो मांग थी, तो भारत में संविधान सभा की मांग की जो शुरुआत की बात की जाए तो संविधान सभा के गठन का जो विचार था, तो सर्वप्रथम 1934 में पहली बार एम.एन. रॉय ने रखा था। कौन रखा था? एम.एन. रॉय ने रखा था। रॉय जो थे भारत में एक वामपंथी आंदोलन के बहुत प्रमुख नेता थे, प्रखर नेता थे। और 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग करती है। तो इसी आधार पर आगे चलकर क्रिप्स मिशन आता है। तो क्रिप्स मिशन में 1942 में जब क्रिप्स मिशन आता है, उसमें ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य, एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए। और इस संविधान को उन्होंने बोला कि हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम इसको लागू करेंगे, जिसे महात्मा गांधी ने पोस्टेड चेक भी कहा था कि ये मतलब कि एक पोस्टेड चेक भी कहा था। तो उसी प्रकार का उन्होंने शब्द यूज किया था। तो इस जो क्रिप्स मिशन ने संविधान सभा की बात कही, इसको मुस्लिम लीग ने ठुकरा दिया। उसने बोला नहीं, हम इसको नहीं मानते। इसके क्यों नहीं मानते? क्योंकि आप मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए, जिनकी अपनी अपनी संविधान सभाएं हों। 2 स्वायत्त हिस्सों में बांटकर अपनी अपनी संविधान सभाएं हों। अंततः यह कहकर उसने क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया। आगे चलकर भारत में कैबिनेट मिशन को भेजा गया। तो कैबिनेट मिशन ने भी 2 संविधान सभाओं की मांग को तो ठुकरा दिया, लेकिन उसने ऐसी संविधान सभा के निर्माण की योजना सामने रखी जिसने मुस्लिम लीग को काफ़ी हद तक संतुष्ट किया। समझ रहे हैं ना दोस्त? बहुत हद तक संतुष्ट किया। हम इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। हम ये ओवरऑल बता दिए संविधान निर्माण की शुरुआत कहाँ से होती है। अब हम देखेंगे बार बार कि संविधान सभा का गठन कैसे होता है, कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं मेरे भैया या बहन जी। तो साथियों, हमने जब देखा कि संविधान जो कैबिनेट मिशन था, बहुत हद तक कैबिनेट मिशन की योजना जो थी वे मुसलमानों को बहुत हद तक संतुष्ट किया। तो इसके बाद तो हमें देखना चाहिए कि कैबिनेट मिशन की योजनाएं क्या थी, उनकी विशेषताएं क्या थी। समझ रहे हैं ना भैया? तो बहनी जी, तो संविधान इस प्रकार से अगर देखा जाए दोस्त, इसकी विशेषताएं ये थी कि संविधान सभा की जो कुल सदस्य संख्या होगी उसे कितनी होगी? 389। उन्होंने बोला 389 सदस्य संख्या होनी थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की जानी थी। और दूसरी इसकी विशेषता थी, हर प्रांत व देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जाएगी। मतलब कि एक मोटे तौर पर कहा जाए तो प्रत्येक 10 लाख लोगों पर 1 सीट आवंटित की जानी थी। फिर तीसरी बात कहता है कि प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को, जहां पर ब्रिटिश प्रांत था, को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। ये 3 समुदाय कौन थे? मुस्लिम थे, सिख थे और सामान्य लोग थे। मुस्लिम, सिख और सामान्य। फिर इसकी चौथी विशेषता जो थी दोस्त, प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था और एकल संक्रमणी मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाना था। और इसकी 5वीं विशेषता, जो प्रमुख विशेषता थी, कि देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। जो देसी रियासत की जो 93 सीटें थी, वो उसका चयन कौन करेगा? उस देसी रियासत के जो राजा महाराजा थे, वो प्रमुख थे, वही इसको चुनेंगे। अगर अतः स्पष्ट रूप से अगर बात करें जाए तो क्या हो, इसमें इस संविधान सभा का जो गठन की योजना थी, इससे क्या निकल के आती है? जो हमारे ऑप्शन में ये जो चीज़ें दिखती हैं कि अतः यह स्पष्ट था कि संविधान सभा जो थी आंशिक रूप से चुनी गई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। ये स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा।
आंशिक रूप संविधान सभा का गठन आंशिक रूप से चुनी गई, आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। इसके अलावा सदस्यों का चयन जो था अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया जाना था, जिनका चुनाव एक सीमित मताधिकार के आधार पर किया जाना था। अब संविधान सभा के लिए चुनाव जो था जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव ना हुए। फिर इसमें से जो ब्रिटिश भारत का 296 सीट था, इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें मिली और मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली और छोटे छोटे समूह थे उनको कुल मिला के 15 सीटें मिली। हाल देसी रियासत इसमें शामिल नहीं हुई, इसलिए उनको इससे अलग रखा गया। ठीक, इस प्रकार से देखा जाए तो जो संविधान सभा का चुनाव था वो भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ। ये स्टेटमेंट भी होना चाहिए कि संविधान सभा का चुनाव वयस्क मतदाताओं द्वारा हुआ था तो नहीं हुआ था, वयस्क मतदाता के द्वारा नहीं हुआ था, प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना गया था। तथापि इनमें प्रत्येक समुदाय थे, इसमें प्रत्येक समुदाय थे, हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, पारसी थे, एंग्लो इंडियन थे, भारतीय ईसाई थे, एससी थे, एसटी थे के प्रतिनिधियों को जगह मिली थी। और यहाँ तक कि इसमें महिलाएं भी शामिल थी। क्या शामिल थी? महिलाएं भी शामिल थी। सिर्फ महात्मा गांधी को अपवाद छोड़ दे तो संविधान में उस समय भारत के सभी बड़ी हस्तियां शामिल हुआ करती थी। अगर अब संविधान सभा की कार्यप्रणाली को देखा जाए तो संविधान सभा की जो पहली बैठक थी, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। मुस्लिम लीग ने इस बैठक को अस्वीकार किया, बहिष्कार किया और इसलिए इस बैठक में केवल 211 सदस्य थे। 211 सदस्यों की अध्यक्षता करने के लिए अस्थायी रूप से पहली बार डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। अस्थायी रूप से संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। उसी प्रकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ साथ इस संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष HC मुखर्जी और BT कृष्णामाचारी जी को चुना गया। HC मुखर्जी और BT कृष्णामाचारी जी को चुना गया। उद्देश्य प्रस्ताव की बात करें तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसमें संवैधानिक संरचना के बारे में एवं दर्शन की झलक थी। इसमें कहा गया कि यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य जो हमारे संविधान में प्रस्तावना दिया गया है वह कहीं न कहीं इसी उद्देश्य प्रस्ताव से संबंधित है। समझ रहे हैं भैया? तो यह संविधान सभा भारत को स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करता है तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए संविधान के निर्माण की घोषणा करता है। कौन करता है? उद्देश्य प्रस्ताव का ये पहली विशेषता थी। ठीक, फिर ब्रिटिश भारत में दूसरी विशेषता थी कि ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत के बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र तथा वे अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। तीसरी बात किया था उसने कि संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियों एवं प्राधिकार इसके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग सभी का स्रोत भारत की जनता होगी। ये बड़ी अच्छी लाइन थी कि जो संप्रभु स्वतंत्र भारत की जो सभी शक्तियां होगी, जो सभी प्राधिकार होंगे, इसके अभिन्न अंग होंगे, इस सरकार के अंग, सभी का स्रोत जो है, सभी का स्रोत जो सभी को शक्तियां मिलेगी सरकार के अंगों को, अभिन्न अंगों को, यहाँ ये सभी शक्तियां भारत की जनता होगी। भारत की जनता से ही ये सारी शक्तियां सबको प्राप्त होगी। नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव में ये भी कहा कि जो हमारे प्रस्तावना में भी उल्लिखित है, उसने कहा कि भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक जो न्याय मिलेगा, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की बात की, स्वतंत्रता एवं सुरक्षा की बात की, अवसर की समता की बात की, विधि के समक्ष समता की बात की, विचार एवं अभिव्यक्ति की बात की, विश्वास एवं भ्रमण की बात की, संगठन बनाने की बात की, स्वतंत्रता एवं लोक नैतिकता की स्थापना को सुनिश्चित करने की बात की। किसमें की? उद्देश्य प्रस्ताव में की। फिर उन्होंने बताया कि अल्पसंख्यक जो हमारे देश के अल्पसंख्यक हैं उनके साथ कुछ गलत न हो सके, उसके लिए उन्होंने बताया कि अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्गों तथा जनजाति क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। क्या किया जाएगा? पर्याप्त सुरक्षा प्रदान किया जाएगा।
संघ की एकता को अक्षुण्ण रखा जाएगा और इसके भूक्षेत्र, समुद्र तथा वायु क्षेत्र को सभ्य देश के न्याय एवं विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी। और इसके साथ साथ उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव में यह भी उल्लेखित किया कि इस प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार एवं उचित स्थान दिलाया जाएगा तथा विश्व शांति एवं मानव कल्याण को बढ़ावा देने के निमित्त उसके योगदान को सुनिश्चित किया जाएगा। इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 ईस्वी को 13 दिसंबर को आया था और 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया और इसने संविधान के स्वरूप को बहुत हद तक प्रभावित किया। जो ये उद्देश्य प्रस्ताव था, इस संविधान की रूपरेखा थी कि हम संविधान में जो लिखने वाले हैं, जो समझने वाले हैं, जो हम अपनी जनता को अधिकार देने वाले हैं, उसका प्रारूप कौन होगा। तो यही उद्देश्य प्रस्ताव उसका प्रारूप था। हम इन्हीं कदमों पर चलेंगे, इन्हीं विचारों को हम लेके चलेंगे। ये हमें उद्देश्य प्रस्ताव और प्रस्तावना से नजर आता है। तो 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इसने संविधान के स्वरूप को काफ़ी हद तक प्रभावित किया और इसके परिवर्तित रूप में ही संविधान की प्रस्तावना बन जाती है। समझ रहे हो ना, प्रस्तावना यही बनता है, इसी से प्रस्तावना का विकास होता है। अब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो था, ये संविधान सभा की स्थिति में बहुत प्रमुख परिवर्तन किया। उसने कहा कि सभा को पूरी तरह से संप्रभु निकाय बनाया जाए, जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। और इस अधिनियम ने सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने अथवा बदलने का अधिकार दे दिया। कौन दे दिया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। दूसरा कौन था अधिकार दिया कि उसने कहा कि जो संविधान सभा एक विधायिका भी थी, क्योंकि अपना देश स्वतंत्र होने के साथ साथ अपना संविधान निर्माण नहीं हुआ था, लेकिन उसके साथ साथ संसद का निर्माण हुआ था। तो हमारी संविधान सभा ही हमारी पहली संसद थी, क्योंकि हमारी संविधान सभा को 2 कार्य सौंपे गए। एक तो वह एक दिन कुछ अपना संविधान बनाने का कार्य करती, दूसरा देश में संसद व्यवस्था, कानून व्यवस्था का निर्माण के लिए भी कार्य करती। जहां पर संविधान सभा की जब कार्यप्रणाली चलती तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते, वहीं जब देश की संसद के रूप में हमारी संविधान सभा काम करती, कानून व्यवस्था को बनाने के लिए कार्य करती, तो हमारा देश के जो संसदीय पहले अध्यक्ष थे वो जीवी मावलंकर साहब थे। तो जीवी मावलंकर साहब थे। वो इस तरह हम देखते हैं कि हमारी जो संविधान सभा थी एक साथ 2 कार्यों को कर रही थी। तो संविधान सभा 26 नवंबर 1949 तक इन दोनों रूपों में कार्य करती रही और इस समय तक संविधान निर्माण का कार्य लगभग पूरा ही हो चुका था। और तीसरी बात इसमें यह आती है कि जब माउंटबेटन योजना, जिसे 3 जून की योजना कहते हैं, जो भारत बंटवारे के लिए उपस्थित हुई थी, तो भारत बंटवारे के बाद 3 जून की योजना के साथ माउंटबेटन योजना के साथ जब भारत बंटवारा होता है, तो उसमें जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे ये भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए और इसकी वजह से 1946 में माउंटबेटन योजना के तहत तय की गई सदस्यों की जो कुल संख्या थी 389 सीटों के बजाय अब 299 तक आ गिरी थी। कितनी? 299 तक आ गिरी थी। इस तरह हम देखते हैं। और भारतीय प्रांतों की संख्या 296 से 229 और देशी रियासतों की संख्या 93 से 70 कर दी गई और 31 दिसंबर 1947 को राज्यवार सदस्यता निर्धारित की गई। अपना जो संविधान सभा था, अपना संविधान सभा बहुत सारे कार्य किया, मतलब कि उसने एक साथ संसद का निर्माण किया, संसदीय कार्य किया और उसके साथ संविधान बनाने कार्य किया। उसके साथ साथ अन्य कार्य में उन्होंने किया, जैसे कि उसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। कौन किया? संविधान सभा ने। 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया।
24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गान को अपनाया और 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत को अपनाया और 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। अपना ये संविधान जो था, अपना ये विशाल संविधान जो था 2 साल 11 महीने 18 दिनों में संविधान सभा की कुल 11 बैठकों में संपन्न हुई। अपना संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया और इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार हुआ और संविधान के निर्माण में कुल 64 लाख रुपए इन्होंने खर्च किया। ये सब छोटे छोटे तथ्य हैं। 64 लाख रुपए खर्च हुआ। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसके बाद सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में भी काम किया। जब कोई आप कार्य करेंगे तो उसको विभिन्न कार्यों को अलग अलग क्षेत्रों में बांट कर कार्य करने में आसानी होती है। तो उसी प्रकार हमारा संविधान सभा भी बहुत सारे कार्यों को अलग अलग समितियों के रूप में बांटकर उसको कार्य को सभी लोगों को सौंपा गया था। तो संविधान सभा की बहुत समितियां थी और उसमें से 8 बड़ी समितियां थी। उन 8 बड़ी समितियां थी कि उसकी अध्यक्षता कौन किया था, इसके बारे में चर्चा करें तो संघ शक्ति समिति पहली समिति थी। संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। दूसरा संघी संविधान समिति, संघी संविधान समिति की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। फिर तीसरा आता है प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। फिर प्रारूप समिति, प्रारूप समिति की अध्यक्षता डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किया था। 5वां आता है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों में अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति या परामर्शदाता समिति की अध्यक्षता सरदार पटेल ने किया था। और इस समिति के अंतर्गत 5 उप समितियां भी थी, जिसे मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थी, JB कृपलानी थी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, HC मुखर्जी थे, जो हमारे संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी थे। उत्तर पूर्व सीमांत जनजाति क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति गोपीनाथ बरदोई के थे। छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों के लिए उप समिति AB ठक्कर थे। उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र उप समिति के अध्यक्ष थे, फ्रंटियर जनजाति के उप समिति के अध्यक्ष थे। और प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्यों के लिए समिति, राज्यों से समझौता करने वाली समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर प्रमुख छोटी समितियों की बात करें तो राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति GB मावलंकर थे। इन सभी समितियों में एक प्रमुख समिति प्रारूप समिति, इसके बारे में बात की जाए तो संविधान सभा की सभी समितियों सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी और इसका गठन जो था 29 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था। यह वह समिति थी जिसे नए संविधान के प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसमें कुल 7 सदस्य थे। कौन कौन सदस्य थे? 7 सदस्य थे, जिनके नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे इसके अध्यक्ष थे। फिर N गोपाल स्वामी अयंगर थे दूसरे नंबर। फिर AK अय्यर, जिसे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर कहते हैं, ये प्रारूप समिति के उपाध्यक्ष थे। फिर डॉक्टर KM मुंशी, फिर उसके बाद सैयद मोहम्मद सादुल्ला, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर गोपाल स्वामी अयंगर, AK अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधवराव जो थे, इन्होंने BL मित्र की जगह लिया था। जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था BL मित्र ने, तो उसकी जगह पे N माधवराव आए थे। TT कृष्णमाचारी, इन्होंने सन 1948 में DP खितान की मृत्यु के बाद उनकी जगह लिए थे। कौन कौन सदस्य थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर N गोपाल स्वामी अयंगर, AK अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधवराव और TT कृष्णमाचारी, ये 7 सदस्य हुआ करते इस प्रारूप समिति के।
डॉक्टर बी आर संविधान का प्रभाव में आने की बात की जाए तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सर्वप्रथम 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। 2-3 बार के चक्रों विचार करने के बाद ये अंततः 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपनाया गया। संविधान में प्रस्तावना और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुछ भाग को अपनाया गया और आगे चलकर 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः संविधान को लागू किया गया। हम कह सकते हैं कि 26 नवंबर 1949 को लगभग 15 अनुच्छेदों को लागू किया गया। अगर पूछा जाए संविधान को कब लागू किया गया तो 26 नवंबर 1949 को। अगर पूछा जाए संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और इसी दिन को संविधान की शुरुआत के दिन के रूप में देखा जाता है और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर पूछा जाए तो इस दिन को आखिर क्यों चुना गया तो इस दिन को संविधान की शुरुआत के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि इसका अपना ऐतिहासिक महत्व था। क्योंकि इसी दिन 1930 में 26 जनवरी 1930 में रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की थी। अब इस संविधान सभा के आलोचक जहाँ पर हितैषी रहेंगे वहाँ पर आलोचना होगा ही। तो हर चीज़ की आलोचना होती है तो संविधान सभा का भी आलोचना हुआ था। तो इसकी आलोचना के इसे मुख्य पॉइंट क्या थे? उन्होंने कहा, आलोचक कहते हैं कि यह प्रतिनिधि निकाय नहीं था। उनका कहना है क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव भारत के लोगों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। कौन कहते हैं? आलोचक कहते हैं संप्रभुता का अभाव था। आलोचकों का यह भी कहना है कि संविधान सभा एक संप्रभु निकाय नहीं थी क्योंकि इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के आधार पर हुआ था। यह भी कहा जाता है कि संविधान सभा अपनी पहली बैठक से पहले ब्रिटिश सरकार से इजाज़त लेती थी। समय की बर्बादी, कुछ लोग कहते हैं ये समय की बर्बादी है। संविधान सभा ने इसके निर्माण में ज़रूरत से कहीं ज़्यादा समय ले लिया था। उन्होंने कहा कि अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने मात्र 4 माह में अपना कार्य पूरा किया और जहां पर ये अपना संविधान सभा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन ले लिया। निराजुद्दीन अहमद संविधान सभा के सदस्य थे। ने इसके लिए अपनी अवमानना दर्शाने के लिए प्रारूप समिति हेतु एक नया नाम गढ़ा। उन्होंने इसे अपवहन समिति कहा। अपवहन। कांग्रेस का प्रभुत्व, आलोचकों का आरोप है कि संविधान सभा में कांग्रेसियों का प्रभुत्व था। ब्रिटेन के संविधान विशेषज्ञ ग्रेनविल ऑस्टिन ने टिप्पणी की है कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। ये बन सकता है लाइट दोस्त, भैया जी बहनी जी। किसने कहा था कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है? सभा ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही भारत है। किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही भारत है। फिर इसके बाद इसमें और दलील ली जाती है कि वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व था। यह भी कहा जाता है संविधान सभा में वकीलों नेताओं का बोलबाला था। उन्होंने कहा कि समाज के अन्य वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। इसके अनुसार संविधान के आकार और उसकी जटिल भाषा के पीछे भी यही मुख्य कारण था। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदुओं का प्रभुत्व था। कुछ आलोचक कहते हैं संविधान सभा में हिंदुओं का वर्चस्व था। लॉर्ड विंसकाउंट ने इसे हिंदुओं का निकाय भी कहा है। लॉर्ड विंसकाउंट। इसी प्रकार विंस्टन चर्चिल ने टिप्पणी की संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया है। किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। अगर और आवश्यक तथ्य के बारे में बात करें तो संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक मुहर के रूप में अपनाया गया। हाथी को प्रतीक मुहर के रूप में अपनाया गया। सर BN राय को संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। HBR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया। HBR अयंगर को। LN मुखर्जी को संविधान का मुख्य प्रारूपकार कहा गया। चीफ ड्राफ्टमैन नियुक्त किया गया था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक थे। मूल संविधान के एक प्रवाहमय इटैलिक शैली में उनके द्वारा हस्तलिखित किया गया था।
मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट शांति निकेतन के कलाकारों ने किया। इनमें मंदलाल बोस, बिहुवर राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित एवं बिहुवर राम मनोहर सिन्हा द्वारा ज्यातिमय सौंदर्यीकृत एवं अलंकृत किया गया था। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया था, जिसे नंदलाल बोस ने सुंदर ढंग से अलंकृत एवं ज्यातिमय किया गया था। संविधान सभा को पढ़ने के बाद एक बात ये भी एक चीज छूटा है कि अगर पूछ लिया जाए कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था, 6 दिसंबर 1946 को गठित पूछ लिया जाएगा 6 दिसंबर 1946। पहली बैठक पूछा जाएगा तो 9 दिसंबर 1946। उद्देश्य प्रस्ताव कब आया था? 13 दिसंबर 1946। ये 3 डेट हैं, याद रखना। 13 दिसंबर 1946 उद्देश्य प्रस्ताव, 9 दिसंबर 1946 में पहली बार बैठक हुई थी, 6 दिसंबर 1946 को पहली बार गठित हुई थी। कौन? संविधान सभा। तथ्य है भारत के राष्ट्रीय गीत के बारे में। तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत था, जो हम जानते हैं कि 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया। यह आनंद मठ से लिया गया है। कहाँ से? आनंद मठ से लिया गया है। 1896 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में प्रथम बार गाया गया था राष्ट्रीय गीत। और 1896 के राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कलकत्ता सेशन में हुआ था। कलकत्ता सेशन में इसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह अध्यक्ष थे। और 24 जनवरी 1950 को हुई राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था और इसको पहली बार 1911 में कलकत्ता में पहली बार गाया गया था। 1911 में कलकत्ता में पहली बार गाया गया था। ये एक दो तथ्य और थे इंपॉर्टेंट।